हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव आपके अपने परिवार रोजगार विद अरुण में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने आपको बताया था कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख से, उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत किए हैं। और ये जो सीरीज है, प्रैक्टिस सेशन है, इसमें आपको बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके ही अपने एग्ज़ाम को अटेंड करें। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चंस है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है। यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पिछले 10 साल का जो एग्ज़ाम है उसको एनालिसिस करके, और ये आज हमने इस प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस को रखा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं बेटा, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस सेशन में हम लोग एक क्लास में कम से कम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे उस 15 क्वेश्चन से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, डायरेक्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या उस कंसेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तथा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है ना, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये आरआरसी ग्रुप डी 2022 जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को देखते हुए जो एक्सपेक्टेड पेपर हमने आज लाया है, ये जो आज आपका पहला है वो पहला एक्सपेक्टेड पेपर है। जब तक एग्जाम चलता रहेगा तब तक हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर की जो ये सीरीज है इसको स्टार्ट रखेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है वो नल और हौज से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल हैं ए और बी, एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। उसे नल सी, जो एक तीसरा नल है सी, वो 2 घंटे में क्या कर सकता है, उसको खाली कर सकता है। तो वह पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कोई एक नल है, जो कोई एक हौज है उसको 3 घंटे में, तथा एक दूसरा नल है बी, वो उसी हौज को 5 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो एक तीसरा नल है जिसका नाम है बेटा सी, वो उस पूरे भरे हुए हौज को कितने 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बेटा वो पूछ रहा है कि वो जो हौज होगा वो कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चंस आपके भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को करने का बेटा अप्रोच क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो ए नल है वो कितने घंटे में, 3 घंटे में भरता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटाते हैं इधर। जो ए नल है बेटा वो 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जो बी नल है वो 5 घंटे में भर सकता है, और जो सी है बेटा वो उस हाउस को 2 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमें हाउस की कैपेसिटी को पता करना पड़ेगा कि हाउस में कितना लीटर पानी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं आप कि इसका, इन सभी का क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 3, 5 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे, आप निकालोगे तो कितना होगा, 30 इसका टोटल वर्क है, यानी एफिशिएंसी है किसकी, हौज की, यानी 30 लीटर इसमें पानी आ सकता है, ये हमने माना। अब ए की इफिशियंसी आप निकालोगे तो कितना होगा, 10। इसी तरह से बी की जो इफिशियंसी है वो कितनी होगी, 6, और सी की इफिशियंसी कितनी होगी बेटा, -15। ठीक है, क्या करते हैं, इफिशियंसी निकालने के लिए जो टोटल वर्क होता है वो इसमें दिए गए दिनों की संख्या से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 30 में 3 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 30 में 5 से भाग देंगे तो 6 आएगा, और 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा। चूंकि माइनस है, ये खाली कर रहा है। माइनस का मतलब क्या हुआ, ये जो हौज है, नल सी है, वो इस हौज को क्या कर रहा है,
-15 यानी 1 घंटे में 15 की दर से, उस 15 लीटर की दर से उसको खाली कर रहा है। अगर तीनों की इफिशियंसी हम निकालें तो इसकी 10 है, 10 + 6 16, 16 और इसकी -15 है, यानी 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 16 लीटर पानी भर रहे हैं और ये 1 घंटे में क्या कर रहा है, 15 लीटर पानी खाली कर दे रहा है। इसका मतलब 1 घंटे में जो टोटल हाउस भर रहा है बेटा, वो 16 में से 15 आप माइनस कर दोगे, कितना भर रहा है, 1। और आपको भरना कितना है, 30। तो 1 भरने के लिए 1 घंटा, तो 30 भरने के लिए बेटा 30 घंटा, तो 30/1 यानी 30 घंटे का आपको समय लगेगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है, जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। इसके बाद जो दिनों की संख्या है उसको टोटल वर्क में डिवाइड करके हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे और सभी एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, यानी क्षमता को, कार्य क्षमता को, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, जो टोटल समय लगेगा इन तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो वो जो हाउस होगा वो 30 घंटे में क्या होगा, भर जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें एक त्रिभुज दे रखा है ये वाला, और एक बेटा आयत दे रखा है और एक वृत्त दे रखा है। पूछा हुआ है क्वेश्चन में इसमें कि दिए गए चित्र में तीनों आकृति में उपस्थित संख्याओं, यानी इनमें भिन्न भिन्न संख्याएं दे रखी हैं। इसमें कह रहा है कि तीनों आकृति में एक साथ उपस्थित संख्याओं तथा केवल त्रिभुज में उपस्थित संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा। तो देखिए तीनों आकृति में एक साथ, भाई तीनों आकृति एक साथ देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, यही हो रहा है। यहाँ आयत भी है, वृत्त भी है और त्रिभुज भी है, यानी 4 जो संख्या है वो क्या है, तीनों में है, कॉमन है। तो यानी 4 और केवल त्रिभुज में, तो केवल त्रिभुज में बेटा इसको अगर लोगे आप तो 5, ये केवल 5 एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल त्रिभुज में है, वृत्त से बाहर है और आयत से भी बाहर है। इसमें वृत्त से नहीं है, आयत से बाहर है, तो यानी 3 भी क्या होगा, त्रिभुज में होगा। तो जो त्रिभुज में होगा बेटा वो कितना होगा, 5 + 3 यानी 8। तो 4 - 8 करोगे तो कितना आएगा, -4। नहीं, -4 इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो ट्रायंगल से रिलेटेड यानी त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि 3, 4 और 5, ये देखकर आपके दिमाग में कुछ घंटी बजी होगी। क्यों? क्योंकि जो 3, 4, 5 जो त्रिभुज से बनी भुजाएं हैं वो किस प्रकार का, यह एक ट्रिपलेट है बेटा, 3, 4 और 5 का। तो इस प्रकार की अगर भुजाएं होंगी तो यह किस प्रकार का त्रिभुज होगा, यह एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। यह एक क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज है। ठीक है। मान लो ए बी सी, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है बेटा कि ये जो त्रिभुज है इसके मध्य बिंदु को मिलाने पर एक जो तीसरा त्रिभुज दूसरा त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज का आपको एरिया बताना है। तो इसका मध्य बिंदु मान लो ये पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु ये पॉइंट है और इसका मध्य बिंदु ये है। इन तीनों मध्य बिंदु को आप मिला दीजिए। जब बेटा तीनों मध्य बिंदु को आप मिलाएंगे तो इस प्रकार का एक क्या बनेगा, आपको त्रिभुज बनेगा। यह क्या है, एक त्रिभुज है ये। ठीक है ना। अगर आपसे बेटा हम पूछें कि अगर ये मध्य बिंदु है और पूरी लंबाई इसकी 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली आधी लंबाई कितनी होगी, 3/2। और ये भी तो लंबाई बेटा 3/2 होगी। अगर ये पूरा 4 है तो ये 2 होगा और ये भी कितना होगा, 2। अगर ये पूरा 5 है बेटा तो ये भी कितना होगा, 5/2 और ये भी कितना होगा, 5/2।
अगर ये 3/2 है और ये 2 है, तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें बेटा, तो इसमें अगर आप 2 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसको कैसे इजीली सॉल्व करना है। वैसे तो आपके पास एक प्रोसेस है कि इतना करके और इसके बाद ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कर्ण निकाले पाइथागोरस प्रमेय से, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसमें आप 2 से गुणा कर दो, ये फ्रैक्शन में दिया गया है, भिन्न में इसको हम सिंपल इंटीजर में इसको कन्वर्ट करते हैं। यहां भी आप 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 से 2 बेटा ये कट जाएगा, बचेगा कितना, ये 3, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, तो 3 4 और 1 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से बेटा फिर इस फ्रैक्शन को हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमें ये साइड की जरूरत है ना, ये वाला त्रिभुज, ये जो अंदर वाला बन रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। बाद में लास्ट में बने रहिए, आपको मैं ये डायरेक्ट बता दूंगा कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। अब देखिए, अगर ये 5 है बेटा, अगर ये 5/2 है, ये 2 है, तो इसमें 2 से जब आप गुणा करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो 5/2, 3/2, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5, तो ये कितना होगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं जो बाहर वाले त्रिभुज की साइड है वो भी अंदर वाले त्रिभुज की साइड हुई है कि नहीं। हमने चूंकि 2 से गुणा किया है, इसलिए बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक, तो चलिए इस त्रिभुज, मान लो ये क्या है, DEF है, तो त्रिभुज DEF का अगर आपको क्षेत्रफल पूछा हुआ है बेटा, तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार 4 गुणे ऊंचाई 3, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि बेटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। अभी ये सवाल क्या है, आंसर गलत है, क्योंकि आपने इस साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर रखा था पहले, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सही उत्तर के लिए आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो सही आंसर होगा इसका वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो रहा मेथड कि हम सॉल्व करें इसको। डायरेक्ट आपको अगर ऐसा सवाल देखने को पेपर में मिले, दे दिया कि त्रिभुज 3 4 5 सेंटीमीटर का कोई एक त्रिभुज है, तो अगर ये राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा और उसके मध्य बिंदु को मिलाने से अगर कोई भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा होगा, उसका अगर क्षेत्रफल पूछेगा बेटा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो दिया गया त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, कितना आता है, 1/2, इसका कितना है, आधार 4 है, और लंब कितना है, 3, क्योंकि इस 3 और 4 में से कोई लंब आधार हो सकता है, जो बड़ी वाली सबसे भुजा है वही कर्ण होती है, आपको पता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, डायरेक्ट उसको आप कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड आधा कर देना है, और जितना आएगा वही आपका इसके मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है उससे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ये एरिया है, इससे रिलेटेड आपको परिमाप भी पूछ सकता है। ठीक है ना, कोई 2 भुजा देके 1 भुजा पूछ सकता है, तो आप आराम से इसी मेथड से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो बेटा अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, चलिए, तो जो अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये कह रहा है कि tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3 है, sec θ1 माइनस θ2 बराबर 2/√3 है। तो पूछा हुआ है आपसे कि बताओ कि sin 2θ1 प्लस tan 3θ2 की वैल्यू कितनी होगी। जहां पे बेटा दे रखा है कि θ1 माइनस θ2 की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है, तथा
थीटा वन प्लस थीटा टू से छोटी है, तथा थीटा वन प्लस थीटा टू की जो वैल्यू है बेटा वो 90 डिग्री से क्या है, छोटी है। इसका मतलब ये क्या है, न्यून कोण है। तो आपसे पूछा हुआ है कि बताओ साइन 2 थीटा वन प्लस टेन 3 थीटा टू की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में आपको 110% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू की वैल्यू √3। अब आपको बताना है कि tan कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो आप कहेंगे कि tan थीटा वन प्लस थीटा टू में tan जो होता है बेटा वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहां से tan और tan कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से थीटा वन प्लस थीटा टू बेटा कितना होगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह से अगर हम बात करें तो सेक थीटा वन माइनस थीटा टू में अगर आपसे पूछा जाए कि सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो आप कहेंगे कि सर सेक 30 डिग्री का मान, क्योंकि cos 30 √3/2, तो सेक 30 2/√3 होता है। यहां से बेटा थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा 30 डिग्री। अब देख भी रहे हैं कि जहां पे थीटा वन थीटा टू जो कंडीशन दे रखा है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। जो थीटा वन और थीटा टू है 90 से तो छोटा है, तो यहाँ पे देख ही रहे हैं 60 है तो 90 से छोटा है। और थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू थीटा वन माइनस थीटा टू से बड़ी है, तो देख ही रहे हैं ये 60 है, ये 30 से बड़ी है। और थीटा वन माइनस थीटा टू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा है, ठीक। तो आपसे पूछा हुआ है बेटा कि साइन 2 थीटा टू प्लस tan 3 थीटा टू की वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें थीटा वन और थीटा टू निकालना होगा। यहां पे दे रखा है थीटा वन प्लस थीटा टू कितना 60 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 थीटा वन किसके बराबर हो जाएगा 90, तो थीटा वन किसके बराबर हो जाएगा बेटा 45। आपको इतना एग्जाम में नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जब थीटा वन का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो थीटा टू निकल जाएगा, तो थीटा टू बेटा हो जाएगा यहां से, अगर थीटा वन की वैल्यू अगर 45 रख दें माइनस थीटा टू समीकरण एक में तो 30, थीटा टू को उधर ले जाओगे तो 45 में से 3 घटाओगे आप 15 डिग्री आएगा। आगे कि नहीं। अब आपको इसकी वैल्यू बताना है, तो साइन थीटा वन का मान कितना है 45 में 2 थीटा वन चाहिए, तो यानी 2 गुणे 45 कितना 90, प्लस tan 3 थीटा टू 15 है, तो 3 थीटा टू कितना हो जाएगा 15 या 45, तो यानी tan 45। अब आप जानते हैं बेटा कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है A0 B3 C1 D2, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां से थीटा वन प्लस थीटा टू आ गया 60, थीटा वन माइनस थीटा टू आ गया 30, डायरेक्ट एक बार थीटा वन निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यानी 60 30 90/2 45, पहला आ गया थीटा वन। फिर इसके बाद इसमें से 60 में से 30 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 30/2 कर दो, कितना आ जाएगा 15, तो थीटा टू 15 आ जाएगा। इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि अगर थीटा वन प्लस थीटा टू और थीटा वन माइनस थीटा टू आता है, अगर एक एक को निकालना है थीटा वन और थीटा टू को, तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो पहला एंगल आ जाएगा, और एक बार दोनों को माइनस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा। इसमें आप रख देंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप बेटा हमने आज 4 क्वेश्चन किया। आज पहली क्लास है इसलिए हम लोग 4 क्वेश्चन ज्यादा इस क्लास को लंबी नहीं करेंगे। कल से हम लोग डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आई होप कि आपको ये जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है ये बहुत अच्छी लगी होगी और एक एक क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार रिपीट किए गए हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी तथा रेलवे के अन्य एग्जाम्स में बहुत सारे ये क्वेश्चंस जेई वगैरह में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, ये सीरीज को प्रैक्टिस करना है। अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तो अपना ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे।
अगर आपको ये क्वेश्चंस या सेशंस पसंद आया है तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।